वो हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, है ना, कि जो करंट है ना वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। जैसे हम एक चीज जानते हैं बेटा कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, अगर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करूं तो जब ये बिल्कुल शुरू शुरू में हमने एक कोई आइलैंड था, उस पर एक जो चरवाहा जो होता है वो कुछ वो कर रहा था, है ना, जो भेड़ बकरियां जो थी वो वहां पर अपना घूम घूम रही थी, कुछ खा वा रही थी, और जो चरवाहा था वो साथ साथ घूम रहा था। तो उसने देखा कि यार उसके जो पहले क्या होता था ना बेटा, पहले जो जूते होते थे उनके उसमें कील लगी होती थी, है ना, लकड़ी के जूते होते थे उसमें कील लगी होती थी। तो एक आइलैंड पे वो ऐसे ही घूम रहा था, तो उसने देखा कि यार उसका जो पैर है वो जमीन पे चिपक रहा है ना, उसने देखा कि उसका पैर जो है वो जमीन पे चिपक रहा है। उसने बोला कि यार ये तो चमत्कार है, ऐसा कैसे हो रहा है, मेरा पैर जमीन पे कैसे चिपक रहा है, नहीं चिपकना चाहिए, हम अगर मैं उठा रहा हूँ तो उसे थोड़ी ताकत लगानी पड़ती। तो उसने बोला कि ये कुछ है ऐसा। फिर साइंटिस्टों को बुलाया, फिर उन्होंने खुदाई वगैरह करी, वहां से कुछ एक, क्या कह रहे हो बेटा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो जो वहां पर जो मतलब साइंटिस्ट वगैरह गए, वहां से उन्होंने खुदाई करी, उस आइलैंड से उन्होंने वो निकाला, एक, क्या नाम है, एक ऐसा मटेरियल निकाला जिसके पास एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी थी, है ना, उन्होंने जो मटेरियल निकाला उसकी स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी थी। तो उसका नाम उन्होंने दे दिया मैग्नीशिया, मैग्नीशिया करके दे दिया। फिर उसके बाद उसका नाम धीरे धीरे, फिर बाद में हमने इसका नाम क्या दे दिया बेटा, मैग्नेट। ठीक है, हमने इसे बोला कि ये मैग्नेट है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या देखी गई, इसकी प्रॉपर्टी देखी गई कि ये एक मैग्नेट जो होता है वो एक दूसरे मैग्नेट को, या फिर जो बाकी के जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं बेटा जो मैग्नेट मैग्नेट जिसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। तो हमने देखा कि यार ऐसा जो था, ये जो भी मटेरियल था, जो भी हमें जमीन के अंदर से मिला, वो जो मटेरियल था वो मैग्नेट को और आयरन वगैरह के जो भी चीजें थी उसे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। हमने बोला कि यार ये तो फिर जादू है ना, क्योंकि ऐसे तो कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को कैसे अट्रैक्ट कर सकती है। हम तो जानते हैं कि हमारा जो ग्रेविटेशनल लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है बेटा, वो तो हम जानते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, है ना, कि हर मास जो है वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल टाइप का अट्रैक्शन हो रहा था, तो हमने इसे बोला कि ठीक है, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो मटेरियल है जो इस तरह का अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल पर, तो उसे हम मैग्नेट कह देंगे। ठीक है, तो मैग्नेट जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। हमने बोला कि यार जो ये मैग्नेट है उसे हमने बोला कि ठीक है, हमारे पास जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं। ये वाला जो मैग्नेट है बेटा ये बार मैग्नेट कहलाता है। ठीक है, ये जो मैग्नेट है ये क्या कहलाता है, ये बार मैग्नेट कहलाता है, और इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, सेम टाइप के पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये सब बात करी हमने, है ना, ये सब बोला हमने। फिर एक बार की बात है, तो फिर हम मैग्नेट हमारे पास था, हम जानते थे कि एक मैग्नेट करके एक मटेरियल होता है जो इस दुनिया में है, और है मतलब वो अट्रैक्ट करता है बाकी के मैग्नेट, और दूसरे जो पीसेस होते हैं उन्हें वो क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है यार बहुत बढ़िया है, एक अलग तरह का मटेरियल मिला हमें। फिर एक बार क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि तुमने पढ़ा होगा बेटा ये 10वीं क्लास में, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, एक करंट कैरिंग मतलब वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को वो कर रहे थे, है ना, उसका कुछ एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट शो कर रहे थे किसी यूनिवर्सिटी में, एक साइंटिस्ट थे हमारे। तो उन्होंने क्या देखा यार कि ये जो मतलब यहाँ पर कंपास रखी हुई थी, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, यहाँ पर एक कंपास रखी हुई थी। ठीक है, और वो हमें पता है कंपास क्या होती है, हम जानते हैं बेटा कंपास के बारे में। कंपास जो होता है वो क्या करता है, हमेशा एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है ना, फिक्स डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ठीक है, वो जिधर वो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो कहलाता है क्या चीज, नॉर्थ पोल, है ना। और मतलब नॉर्थ डायरेक्शन कहलाता है, जिधर भी ये नॉर्थ की साइड अगर ये पॉइंट कर रहा है, इसका जो एन साइड है वो जिस तरफ भी पॉइंट कर रहा है वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है कि ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। ठीक है, और डायरेक्शन जो है अर्थ का भी वो नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमने बोला कि हमने कुछ भी नहीं बोला, मतलब वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि यार जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है,
है ना, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो उन्होंने देखा कि जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। कंपास जो है वो क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था। इसकी वजह से, करंट की वजह से। तो उन्होंने बोला कि यार अब देखो ये है तो ये मैग्नेट, तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर एक किसी कंडक्टर में करंट है और ये अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी मैग्नेट के जैसे बिहेव कर रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी कैसे बिहेव कर रहा है बेटा, मैग्नेट के जैसे बिहेव कर रहा है। तो हमने बोला कि ठीक है, अब जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। फिर हमने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, फिर हमने बहुत सारी बातें करी उसके बारे में। ठीक है, तो फिर हमने बोला कि ठीक है, अब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पहले मैग्नेटिक इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट्स। फिर एक बार एक्सपेरिमेंट के दौरान अचानक से हमें दिख गया, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्हें दिख गया कि यार ये तो, जो हमारा क्या नाम है इसका, ये जो भी हमारा कंपास है, ये जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब इसमें करंट फ्लो रहा है तो ये कंपास को डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके पास भी मैग्नेटिक कुछ है, ऐसी कुछ वो भी फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, तभी तो ये डिफ्लेक्ट हुआ बेटा। फोर्स लगेगा तभी तो डिफ्लेक्ट हुआ। तो हमने बोला कि ठीक है, अब करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो भी एक मैग्नेट के जैसे एक्ट कर सकता है। हमने ऐसा बोला कि वो भी एक अपने आसपास एक ऐसी फील्ड बनाता होगा जिसके वजह से दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बायोट सैवर्ट साहब, उन्होंने हमें एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं बायोट सैवर्ट लॉ। ठीक है, और वो लॉ हमें क्या कहता है बेटा, कि जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसा है ना, बिल्कुल जनरल हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं, और इसमें कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है, आप ऐसा समझो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट चूज करा, ठीक है, जिसे मैं कहता हूँ, जिसकी लेंथ मैं कह देता हूँ डीएल। ठीक है, मैंने क्या करा, बहुत बहुत एक छोटा सा ये चूज करा, क्या चीज, एलिमेंट, किसका, एक करंट कैरिंग कंडक्टर का जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा था। और इससे मान लो मैंने इस पॉइंट पर मुझे निकालनी थी क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड, इस पी पॉइंट पर। ठीक है, तो हमने क्या करा कि हमने यहाँ से एक ऐसे बनाया वेक्टर। ठीक है, तो हमने ये देखा यार कि अगर हम एक ऐसे छोटा सा एलिमेंट डीएल चूज करें, और एक ये, इसे मैं कह देता हूँ आर वेक्टर। ठीक है, और इस पॉइंट की दूरी इस वायर से कितनी है, आर है। ठीक है, तो हमने बोला कि यार जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है, बायोट सावर्ट लॉ कहते हैं इसे हम, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और उन्होंने हमें क्या बोला कि जो ये छोटा सा एलिमेंट है ना डीएल, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी बनेगी, वो बनेगी, वो पहले बनेगी नहीं, वो पहले प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल किसके होगी बेटा, आई के प्रोपोर्शनल होगी, जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें उसके प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा, और एक्चुअल में मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, है ना, एक साथ ही लिखता हूँ, ये आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, इसके प्रोपोर्शनल आया। ये छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड थी छोटे से एलिमेंट की वजह से वो कुछ ऐसा आया। ठीक है, तो फिर हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करा, तो हमने क्या बोला कि डीबी जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, आई। अब देखो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर क्या होगा, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में ये तो बेटा डायरेक्शन भी है ना, मतलब ये जो डीबी है ये क्या है, मैग्नेट, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो बता रही है ये। लेकिन अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखो आई डीएल, अब डीएल क्रॉस आर क्या होगा, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, है ना। आर क्या है बेटा, ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है ना, मतलब ये वाली लेंथ है। अगर मैं इस पॉइंट को कुछ कह देता हूँ, जैसे मान लो ए पॉइंट अगर मैं कह देता हूँ इसे, तो ए पी जो लेंथ है वो है आर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आ गई वो पता है कितनी आ गई, वो हमारे पास आ गई म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई। समझ आ रही है बात बेटा अपने को, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, एक छोटे से, छोटा सा जो एलिमेंट था डीएल उसकी वजह से। ठीक है, तो ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ गई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन कैसे आएगा बेटा, डीएल क्रॉस आर। तो डीएल की डायरेक्शन हम क्या लेंगे, डीएल की डायरेक्शन हम हमेशा लेते हैं करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, ये सब चीजें वैसे लिखी होंगी आपको, फिर भी मैं बता देता हूँ कि
DL should be in the direction of, किसके डायरेक्शन है बेटा? फिर तुम बोल नहीं रहे कुछ यार। ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब डीएल जो होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा? करंट के डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो छोटा सा एलिमेंट डीएल है, इसका जो वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा बेटा? इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब करंट की डायरेक्शन में। और ये आर वेक्टर की डायरेक्शन तो मैंने बना ही दी है। तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन देखो किधर आ रही है? डीएल डीएल क्रॉस आर किधर आ रही है बेटा? डीएल क्रॉस आर, डीएल ऊपर की तरफ और ये तो डीएल, देखो डीएल क्रॉस आर मतलब अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अब इसे भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन बनाया कि जो डायरेक्शन है उसे कैसे रिप्रेजेंट करें, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो हमने बोला कि अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, जैसे मान लो कि अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ, देखना बेटा ध्यान से, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसे क्रॉस बना देता हूँ, है ना, क्रॉस, तो ये जो क्रॉस है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन किसकी? मतलब जो भी, सिंपली ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं क्रॉस बना दूं तो क्रॉस होगा किधर? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। क्रॉस किधर रिप्रेजेंट करेगा बेटा? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। क्रॉस जो है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और जो डॉट है, और जो ये डॉट है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ये डॉट जो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब ये डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन है। अब सोचो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है बेटा? अंदर की तरफ है ना, क्योंकि हमने डीएल क्रॉस आर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली, क्योंकि डायरेक्शन तो डीएल क्रॉस आर से ही आएगी हमारे पास, है ना। ये तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें बेटा, तो उस पी पॉइंट पर डायरेक्शन किधर आई थी बताओ मुझे? किधर आई थी बेटा पी पॉइंट पर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आई थी क्या, बताओ? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आई थी, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो तो हमने लिख ही लिया इस डीएल की वजह से, और हमने डायरेक्शन भी, ठीक है। तो हम इस तरह से करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन वगैरह सब मिल जाए। समझ आ रही है बात अपने को? तो ये बात है बेटा किसकी? सिंपल बायोट सावर्ट लॉ। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है डीवी, ये मैंने बायोट सावर्ट लॉ का वो लिखा है, इक्वेशन, है ना। बायोट सावर्ट लॉ जो है वो यही होता है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो होगा वो क्या होगा? सोचो, अगर तुम तो ऐसा समझो कि एक पॉइंट चार्ज वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम वो करंट तो निकाल सकते हैं ना बेटा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो हम निकाल सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। तो अगर हम करंट निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी? बताओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। और करंट की डायरेक्शन से हम क्या बता लेंगे, बताओ? ठीक है, समझ आ रही है बात अपने को? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? फिर आती है बात बेटा एक वायर की वजह से। देखो ये जो मैंने तुम्हें अभी बताया, ठीक है, ये वाली जो चीज मैंने बताई तुम्हें अभी, और अगर अपने को टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाली तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब एक बार ना मैं कैलकुलेट करता हूँ बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ठीक है। आइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर की बात करते हैं बेटा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। बहुत बढ़िया, आइए एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं बेटा। ध्यान से देखना, ठीक है। ये प्रूफ समझ लो तुम, ऐसा ऐसा समझ लो कि ये प्रूफ है, ठीक है। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कभी भी तुम्हें इस तरह के सवाल मिले तो तुम इंटीग्रेशन से आसानी से कर पाओ, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन हमारे लिए जरूरी है बेटा, है ना, हमें पता होनी चाहिए इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक ये ऐसा कोई वायर है, ठीक है, और हमें इस यहाँ से कुछ, मान लो कि मैं कह देता हूँ ये दूरी जो है ये आर है। ये दूरी कितनी है बेटा? आर, ठीक है। तो अभी लिख दूंगा मैं सब, है ना, धीरे धीरे करके, अभी देखना बस आप ध्यान से कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, और अपने को एंगल दे रखे हैं बेटा, किसके एंगल दे रखे हैं? तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का एंगल दे रखा है अपने को दोनों एंड से, मतलब
एक तो ये डायरेक्शन जो अपने को कितनी दूरी पर है ये पॉइंट, ये करने के लिए हमने ये एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई ना, इसे भी डॉटेड कर देते हैं ना, सही रहेगा हमारे लिए। ठीक है बेटा, देखो जो हमारे दो एंगल बन रहे हैं, है ना, एक तो ये एंगल बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है बेटा, इसे हम कह देते हैं कि ये वाला एंगल है हमारा कितना, θ1, और ये वाला जो एंगल है हमारे, ये क्या है, ये है θ2। ठीक है, और ये जो दूरी है, ये दूरी, ये पॉइंट मैं कहता हूँ ये पॉइंट P है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है P पॉइंट पर। हमें क्या करना है बेटा, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर। ठीक है, और ये एंगल θ1 दे रखा है, ये एंगल θ2 दे रखा है। अगर मैं इस पॉइंट को कह देता हूँ कि ये पॉइंट A है, तो AP की जो लेंथ है वो हमने बोल दी कितनी, R, स्मॉल r। ठीक है, अब सोचो कि अगर हमें इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे हम बताओ, कैसे कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो यार हम याद करेंगे किसको, बायोट सावर्ट लॉ को, है ना। इसे याद करेंगे बेटा, बायोट सावर्ट लॉ। अब सोचो कि कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसा समझो तुम कि इसमें ये जो वायर है इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और अपने को मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने क्या करा बेटा, हमने एक एलिमेंट लिया। कैसे एलिमेंट लिया, थीटा पे जाके डी थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, थीटा पे जाके ये छोटा सा एलिमेंट लिया हमने डी थीटा का। ठीक है, तो क्या ये डीएल के जैसा एलिमेंट हो जाएगा। अगर हमने थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया बेटा, तो इसकी विड्थ कितनी होगी बोलो। रियल। ऐसा समझो तुम, ऐसा समझो तुम, हाँ विड्थ तो जो भी डीएल होगी, तुम ऐसा समझो कि मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, एक्स पे जाके dx का भी एलिमेंट, मतलब मैं इधर से भी जा रहा हूँ, है ना, इस पॉइंट से x पे जाके मैंने dx का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, और ये एंगल मैंने मान लिया कि ये थीटा है। ठीक है, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट हम यहाँ पर नहीं ले रहा है बेटा, क्योंकि फिर इसे लिखेंगे क्या, आर डी थीटा कैसे लिखेंगे, वो जो लेंथ है उसे आर डी थीटा कैसे लिखेंगे, समझ आ रही है ना बात मेरी। तो ये चीज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं x पे जाके मैंने dx का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मुझे क्या करनी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। समझ रहे हो बात मेरी, मुझे क्या करना है, इस छोटे, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसकी वजह से मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो देखो बता रहा हूँ मैं कैसे करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, सबसे पहला काम जो बायोट सावर्ट लॉ में हमने जो पढ़ा था बेटा, वो क्या पढ़ा हमने बायोट सावर्ट लॉ में, बताओ। हमने यही पढ़ा ना कि जो छोटे एलिमेंट होते हैं उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात करी, बोलो। हाँ सर। बिल्कुल करी। तो आओ डीबी की बात करते हैं पहले हम, है ना, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी की बात करते हैं। आइए देखिए, अगर मैं छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी की बात करूँ, तो डीबी की वैल्यू क्या होगी बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ अभी, तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी किधर, अंदर की तरफ होगी, ये बात तो पक्की है। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो वो तो अंदर की तरफ होगी। तो अगर मैं जो भी एलिमेंट चूज करूंगा बेटा, सबके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ ही होगी। सोच के देखो, डीएल क्रॉस आर हाँ करके, सर। है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी। और ये जो आर मैंने लिखा है बेटा, ये आर क्या है, इस एलिमेंट से इस पी पॉइंट की दूरी। तो इस एलिमेंट से इस पी पॉइंट की दूरी कितनी होगी, सोचो। ये वाली दूरी मैंने बोली आर, ये वाली दूरी मैंने बोली एक्स, तो ये वाली दूरी कितनी होगी बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सोचो, हाँ सर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। बहुत बढ़िया। अब आइए छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी की बात करते हैं। तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी है वो कितनी होगी बताओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, ध्यान से देखना बेटा, आई डीएल की जगह डीएक्स पुट कर दूं, आई डी एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब एक बात तो बेटा,
यहाँ पर जो मैंने थीटा लिखा है ये कौन सा थीटा होगा बताओ, मतलब ये जो थीटा है ये किसके किसके बीच का एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो थीटा है ये किसके किसके बीच का एंगल थीटा, सोच के बताओ, डीएल और आर के बीच का। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल हाँ सर। 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, 90 प्लस थीटा। तो क्या हाँ मुझे यहाँ सर। साइन 90 प्लस थीटा लिखना चाहिए? साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा। तो अब जो डीवी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक? क्या बेटा ये थीटा वेरिएबल है, सोच के देखो, क्या ये थीटा वेरिएबल है? बोलो, क्या ये थीटा वेरिएबल है? हाँ सर, जैसे डीएक्स की पोजीशन चेंज होगी थीटा भी चेंज होगा। थीटा चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि यार देखो यहाँ पर जो डिफरेंशियल है हमारा वो बेटा अलग है, ठीक है, डिफरेंशियल डीएक्स, और यहाँ पे एक्स का टर्म भी है, लेकिन यहाँ पर एक कॉस थीटा भी है जो वेरिएबल है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसे एक वेरिएबल भी एक ही हो, और जो जिसका वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल भी हो, तो वो अगर हो जाएगा तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए हम ये करते हैं कि मैं लिख देता हूँ tan थीटा बराबर एक्स बाई आर। ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या करता हूं, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, है ना, मैं लिख रहा हूं tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। लिख सकता हूं क्या मैं बेटा, एक्स अपॉन आर। तो x को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, r tan थीटा। तो dx को मैं क्या लिख सकता हूं, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा ही तो होता है यार। तो dx की वैल्यू में r सेक स्क्वायर हाँ थीटा डी थीटा लिख सर। सकता हूँ, बहुत बढ़िया। आओ पुट कर लेते हैं अब वैल्यूज। आइए, क्या लिखूं, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, म्यू नॉट बाई 4 पाई को अलग रखते हैं बेटा, ठीक है, आई तो आई ही है ना, dx की जगह पे क्या लिखना है अपने को, r सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डी थीटा भी लिखूंगा, यहाँ पर से कॉस थीटा भी लिख लूंगा, डी थीटा भी लिख लेते हैं, है ना, डिवाइडेड बाई क्या चीज, जल्दी बताओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर। स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बार तो बेटा, एक्स को मैंने आर tan थीटा लिखा था ना, एक्स को आर tan थीटा लिखा था, तो अब मुझे क्या सारे वेरिएबल को थीटा में चेंज करना पड़ेगा ना, तो एक्स भी तो वेरिएबल ही है, इसे भी थीटा में हाँ चेंज कर सर। लेते हैं, एक्स को आर tan थीटा लिख लेते हैं। तो हमारे पास नीचे क्या बन जाएगा बताओ, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या मैं आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, क्या बनेगा हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। बोलो, बहुत बढ़िया। तो अब जो हमारे पास डीवी की वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी बेटा, ध्यान से देखना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आ गया, है ना, इंटू आई। अब देखो यहाँ आर स्क्वायर आएगा तो आर, एक आर तो मार देगा उसे, तो आई अपॉन आर आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये सेक स्क्वायर थीटा यहाँ के सेक स्क्वायर थीटा को मार देगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा, सोच के देखो, है ना, ये बचेगी क्या, डीवी की वैल्यू। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, डीवी की वैल्यू को लिख लेते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। क्या लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब थीटा की लिमिट, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसे इंटीग्रेट करेंगे, अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए बताओ, हमें इंटीग्रेट करना चाहिए। अगर मैं बी नेट की बात करता हूँ तो बी नेट क्या लिखोगे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, मतलब इसका इंटीग्रेशन प्रॉपर लिमिट्स के साथ, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, सोच के बताओ, -θ2 से θ1 तक, क्योंकि ये तो नेगेटिव डायरेक्शन है ना। तो यहाँ पर जो लिमिट अपने को पुट करनी होगी वो क्या पुट करनी होगी बेटा, -θ2 से θ1। आइए पुट कर लेते हैं, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, देखो क्या होगी बेटा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर तो बाहर आ जाएगा, बहुत बढ़िया, और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हम जानते हैं, साइन थीटा। बहुत शानदार, साइन थीटा, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से θ1 तक। तो अब ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं ना बेटा, तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आती है वो पता है कितनी आ जाती है, देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है हमारे पास म्यू नॉट आई बाई
4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। समझ आया बेटा अपने को? हाँ साइन सर। थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, बहुत बढ़िया। ये थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2। तो यहाँ पर जब पुट करोगे तो साइन थीटा 1 तो आएगा माइनस साइन माइनस थीटा 2, ये माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। तो जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आई वो कितनी है, देखो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। समझ आई बात बेटा अपने को? कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे सर। बहुत बढ़िया। तो ये हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया बेटा, किसके लिए, एक फाइनाइट कंडक्टर, मतलब एक फाइनाइट वायर है जो करंट कैरी कर रहा है, और जिस पॉइंट पर अपने को निकालना है ये थीटा 1 थीटा 2 अपने को दे रखा है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया क्या, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बहुत बढ़िया। अब ये सवाल है बेटा, ये तुम्हें करने पड़ेंगे, ठीक है? ये जो सवाल है ये तुम्हें करने, ये कर लेना तुम, ठीक है? देखो इन्होंने स्पेशल केस वगैरह के बारे में बातें करी हुई हैं, ठीक है? ये सब सवाल है, ये तुम्हें सॉल्व करने हैं, ठीक है? जैसे एक एक बात बताता हूँ मैं पहले, है ना? जैसे देखो ये चीज तो हमने बात कर ली ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है? ये तो जनरल बात है ना? अब कुछ स्पेशल केसेस हैं बेटा इसके, मतलब जैसे मैंने तुम्हें अभी मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने निकाली वो किसकी वजह से निकाली बताओ, एक स्ट्रेट फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, है ना? तो उसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब क्या बोला हमने कि मान लो कि अगर ये एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और अगर हमें इस पॉइंट पर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हमने क्या करा, उसे ऐसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है? फिर हमने एंगल्स देख लिए, ध्यान से सुनना बेटा, जरूरी बातें बता रहा हूँ, ठीक है? ये वाला हमने लाइन, इसे भी हमने डॉटेड बना दिया, इसे भी, ये तो पूरा निपट गया यार। है ना? हाँ खैर कोई बात नहीं। देखो अब इसे डॉट बनाते हैं ना, अब मजा आएगा थोड़ा सा। ये देखिए, आइए देखो बेटा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, ठीक है? अब मान लो कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल हमारा थीटा 1 है बेटा, और ये वाला एंगल थीटा 2 है। तो अभी तुरंत हमने मैग्नेटिक फील्ड के वो पढ़ा फॉर्मूला, अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और ये रेडियस आर मतलब डिस्टेंस आर है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे बेटा, इस वायर की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आई वो कितनी है बताओ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, बोलिए, हाँ सर। इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है? अब एक चीज सोचो कि मैंने ये वाला फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें बता दिया नेट मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अच्छा, मान लो कि हमसे बोला बेटा कि ये जो वायर है ये इनफाइनाइट है, ठीक है? स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं, है ना? हमसे मान लो बोला कि ये वायर जो है ये इनफाइनाइट है ऑन बोथ द साइड्स, ऐसा समझो आप, है ना? कि वायर जो है वो इनफाइनाइट है बोथ द साइड्स, इफ द वायर इज इनफाइनाइट। वायर जो है बेटा हमारा वो क्या है, इफ द वायर इज इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से अगर इनफाइनाइट है तो तुम क्या लिख सकते हो बताना, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू, अगर दोनों तरफ से इनफाइनाइट है तो ये थीटा 1 की वैल्यू क्या 90 हो जाएगी बेटा, सोच हाँ के बताओ। सर, 90 हो जाएगी, थीटा 1 की बिल्कुल वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, बहुत बढ़िया। और थीटा 2 की वैल्यू 90 हो जाएगी ये भी। भी 90 हो जाएगी, बहुत शानदार। थीटा 2 की वैल्यू भी 90 और थीटा 1 की वैल्यू भी 90। तो जो हमारे पास अब मैग्नेटिक फील्ड बनी वो कितनी बनी बताओ, इनफाइनाइट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी बताओ, देखो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर तो वैसे ही रह गया, इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं आया। अंदर क्या बदलाव आया बेटा, देखो ये 1 साइन प्लस 1 2 हो साइन जाएगा। थीटा 2, बहुत बढ़िया। ये 1 प्लस 1 आ जाएगा क्या, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हम जानते हैं, है ना? तो यहाँ से जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड बनी इनफाइनाइट वायर की वजह से वो कितनी बनी बताओ मुझे, वो हमारे पास बन म्यू गई नॉट म्यू। आई बाई 2 पाई आर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितने आ गए बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी को? नहीं सर। बहुत बढ़िया। हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, बहुत बढ़िया। ये किसके लिए आई है बेटा, इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए, मतलब इनफाइनाइट वायर के लिए, ऐसा समझ लो आप। ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये किसके लिए आया है, इनफाइनाइट वायर के लिए, ठीक है? तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो इनफाइनाइट। अच्छा, अब बेटा वही समझो तुम कि अगर मैं सेमी इनफाइनाइट वायर की बात कर लूंगा तो
अब कुछ भी नहीं करना है अपने को बेटा, बस ये थीटा की वैल्यू चेंज करनी है। तुम्हें जैसा भी केस दे दे तुम उसके लिए बस थीटा की वैल्यू अपने हिसाब से पुट कर लेना और फिर तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की। तुम सोचो कि अगर ये सेमी इनफाइनाइट होता, सेमी इनफाइनाइट मतलब यहीं तक होता है, यहाँ से एक तरफ इनफाइनाइट, तो थीटा 1 की वैल्यू तो 90 होती है, लेकिन थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अगर मैं सेमी इनफाइनाइट वायर की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो ऐसा कोई वायर है, तुम ऐसा समझो, सेमी इनफाइनाइट मतलब ऐसा हो जाएगा, है ना, एक वायर है जो एक तरफ तो इनफाइनाइट है, ठीक है, एक तरफ जो है वो कैसा इनफाइनाइट है और दूसरी तरफ नहीं है इनफाइनाइट, है ना, मतलब ऐसा ऐसा समझ लो। ये समझ आ रहा है बेटा तुम्हें? ठीक है, इस वाले कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लो वो आई करंट फ्लो हो रहा है और तुम्हें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, इस पी पॉइंट पे, है ना, ये दूरी अपने को आर दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ? नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे बेटा बताओ? अगर सेमी इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं हम, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे? देखो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर तो वैसे ही रहने देंगे, है ना, उसमें तो कोई बदलाव ही नहीं आएगा। इसे कैपिटल आर लिख लेता हूँ मैं, है ना, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना, और साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी बेटा है? पहला एक वाला एंगल जीरो हो 90 डिग्री, जाएगा, एक 90। एक जीरो हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या लिखूं, 1 प्लस 0, तो हाँ हमारे सर, पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई वो कितनी आ गई बताओ? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। बहुत बढ़िया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, हमारे पास ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक और केस बेटा, कि अब इस केस में तुम ऐसा समझो कि अब जो हमारा वायर है वो ऐसा है, ठीक है, और हमें किसी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा समझो तुम। समझ आ रही है बात बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, हाँ। अब जो वायर है हमारा वो ऊपर ही है, ठीक है, नीचे जो है वो कोई भी वायर नहीं है बेटा, ध्यान से सुनना। देखो, ये वाला एंगल मान लो कि हो गया हमारा, ये जो पूरा है ये थीटा 1 और ये वाला थीटा 2, मतलब ऐसा समझो कि ये वाला थीटा 2 है और ये वाला जो एंगल मैंने बनाया बेटा, ये वाला एंगल है थीटा 1, ठीक है, ये पूरा बड़ा बड़ा वाला जो एंगल है ना, और इस पी पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और ये दूरी जो है ये आर है, ठीक है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सोच के बताना बस। करंट वगैरह आई मान लेना, है ना, ये सब कर लेना, ये वाली दूरी आर, कैपिटल आर ना, ठीक है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो रहा है बेटा, आई करंट फ्लो रहा है इस वायर में, है ना, इतना ही वायर है, तुम ऐसा समझो। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही होता है ना, क्योंकि इसी में फंस जाते हैं हम कई बार, क्योंकि हमने तो पढ़ा है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए फॉर्मूला, बताओ जल्दी से। इस वाले केस में हम क्या कहते हैं ना बेटा, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, कोई बात नहीं, इस वाले केस में हम क्या कहते हैं ना कि जो थीटा 1 की वैल्यू है वो तो थीटा 1 ही है, जो थीटा 2 की जो वैल्यू है वो पता है कितनी, वो है माइनस थीटा 2, क्योंकि हमने अगर थीटा को, तुम ऐसा समझो कि हमने अगर जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा बेटा, उसमें अगर हम थीटा 2 को पॉजिटिव लेते हैं, ऐसा समझो, हमने नेगेटिव डायरेक्शन लिया ना, तो ये वाला जो केस है हमारा, ये वाला जो केस है, कहाँ गया यार, ये वाला जो केस है, ये जिस केस में अभी मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसमें जो ये थीटा 2 और थीटा 1 दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो वहां इंटीग्रेशन में लिमिट तुम क्या पुट करते, अभी हमने पुट क्या करी थी, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, वहां पर पुट क्या करते तुम, थीटा 2 से थीटा 1, तो तुम्हारे पास क्या आता, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 आता ना। तो इसलिए जब ये पॉजिटिव होता है तो हम कह देते हैं कि जो थीटा 2 है वो माइनस थीटा 2 से हम रिप्लेस करते हैं, तो अब जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है नेट मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या आ जाता है पता है आपको, बी नेट की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ठीक है, ये तो अपना रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाती है पता है आपको, वो आ जाती है साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। समझ आई बात बेटा या नहीं आई? तो ये जो अभी मैं हमने पढ़ा आ ये गया स्पेशल, सर। बहुत बढ़िया, ये स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम तुम्हें ये इनफाइनाइट वायर की वजह से ही पूछा जाएगा, है ना, इनफाइनाइट या सेमी इनफाइनाइट, ये सब तो ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, ये सब कभी कभी पूछे जाएंगे, मुश्किल सवाल अगर पूछने हो तो तभी, ऐसे नहीं पूछे जाते, ठीक है। समझ आ रही है बेटा बातें अपने को, कोई परेशानी है तो बताओ। सर आ गए। बहुत बढ़िया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बात है। अच्छा अब बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक, देखो अब ये सवाल दे रखे हैं ना, ये सब सवाल तुम्हें करने हैं, ठीक है। नेट जेठालाल कर मैग्नेटिक, लो, वो देख लियो। क्या कह रहे हो?
नहीं सर, गलती से माइक ऑन रह गया। अच्छा ठीक है। तो बेटा ये सारे सवाल अपने को करने हैं, ठीक है, ये तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। मैं कल अगली क्लास जब भी होगी तब मैं पूछूंगा तुमसे कि तुमने सॉल्व किया या नहीं। ये सारे सवाल तुम्हें करने हैं, ठीक है, आज ही। ठीक है। अब आओ थोड़ी सी बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप की, है ना, कि सर्कुलर लूप जो है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ठीक है। आइए आइए बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप के बारे में। देखो, पता है बेटा, ये भी जो चीज है ना, ये भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप जो है, ये भी हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। पता है कैसे? जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें बोला कि हमारे पास एक ऐसा कोई लूप है, ठीक है, और मुझे इस लूप की वजह से क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, एक सर्कुलर लूप है, और इस सर्कुलर लूप की वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। कहाँ? इस लूप के सेंटर पे। तो मैंने क्या सोचा कि क्या मुझे वो पता है क्या, बायोट सावर्ट लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड तो मैं लिख ही सकता हूँ। बोलो। हाँ सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो क्या करते हैं हम क्या करते हैं बेटा, जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप लिखना होता है, मैं कह देता हूँ कि इसमें कुछ आई करंट फ्लो हो रहा होगा, है ना, आई करंट जो है वो रोटेट हो रहा होगा, तुम ऐसा समझो। ठीक है, कि इसमें क्या होगा कि आई करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है। अब देखो, मैंने क्या करा कि अब इस वाले केस में मैं क्या करता हूँ ना, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ले लेता हूँ बेटा। ध्यान से सुनना, क्या करा मैंने, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ले लिया। ठीक है। यहाँ पर तो आर डी थीटा लिख सकते हैं ना, यहाँ पे थीटा पे जाके मैंने एलिमेंट ले लिया डी थीटा का। और ये वाला जो छोटा सा एलिमेंट था, इसकी इसमें मैंने बोल दिया कि करंट आई फ्लो रहा है, तुम ऐसा समझ लो। ठीक है, मैंने बोला कि इसमें कौन सा कितना करंट फ्लो रहा है बेटा, आई वैल्यू ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस लूप। ठीक है, मैं थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ले लिया, ये छोटा सा एलिमेंट, इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, आर डी थीटा, ये सब तो हम जानते हैं, है ना। इसकी जो लेंथ होगी ये आर डी थीटा होगी। बहुत बढ़िया। तो अब अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, तुम ऐसा समझो, इंटीग्रेशन करने से पहले एक बार मैग्नेटिक फील्ड तो लिख लें, है ना। तो डीबी की वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ, म्यू नॉट आई बाई, क्या लिखेंगे बेटा, 4 पाई आर। बोलो। ऐसे करते हैं, रुक जाओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखते हैं। ठीक है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखते हैं इंटू आई, डीएल की जगह पे क्या, आर डी थीटा, आई आर। दूरी कितनी है बेटा सेंटर की इस पॉइंट से, आर के बराबर है। और डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आई आर डी थीटा अपॉन में क्या चीज बताओ, आई आर डी थीटा आ गया, और कुछ नहीं आएगा उसमें ऊपर। क्यों नहीं आएगा बेटा बताओ, क्योंकि आई डी एल साइन थीटा। तो एक्चुअल में हमें देखो, मैं लिख देता हूँ पहले, है ना, सारा, फिर उसके बाद बताऊंगा तुम्हें। आई आर डी थीटा, ये आई डी एल हो गया, है ना, डीएल क्रॉस आर होता है ना, तो डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा। बोलो, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा। तो डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और यहाँ पर जो साइन थीटा की वैल्यू, थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि डीएल और सॉरी क्योंकि डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वो कितना है बेटा, डीएल और आर के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ये वाला तो 1 ही हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू ये 1 ही हो जाएगी। और ये 2 आर है यहाँ पे, तो ये निपटा देंगे इसे, यहाँ 1 आर बचेगा। तो हमारे पास जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी आएगी इस छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से, वो कितनी आएगी, देखो ध्यान से देखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मतलब एक्चुअली म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ठीक है, इंटू डी थीटा। बस, डीबी की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पूरी। ठीक है, तो अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं यार। क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इंटीग्रेट कब कर सकते हैं, जब सभी के डायरेक्शन सेम होंगे। देख लेते हैं एक बार डायरेक्शन सेम हो रहा है कि नहीं। इसकी वजह, यहाँ पर अगर मैं छोटा सा एलिमेंट डीएल चूज करूँ, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बेटा, डीएल क्रॉस आर करो बाहर की तरफ।
यहाँ पर भी कोई कहीं पर भी अब कोई भी एलिमेंट चूज कर लो किसी भी जगह पे, ठीक है, यहाँ चूज कर लो, इसके डीएल क्रॉस आर देखोगे तुम कि सभी की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो एक ही डायरेक्शन में आ रही है। वो कौन सी डायरेक्शन है बेटा? आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन बना दिया मैंने। अब मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, देखो क्या करेंगे बेटा, अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या करेंगे, डीवी को इंटीग्रेट करेंगे विथ प्रॉपर लिमिट्स। तो क्या करें, देखो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर तो कांस्टेंट ही है ना। इसे इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा को, डी थीटा में जो थीटा की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक हुई यार, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो अब जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आई सर्कुलर लूप की वजह से वो कितनी है बताओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई बेटा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2 पाई। तो कितनी आ गई मैग्नेटिक फील्ड बताओ, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ठीक है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, एक सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पे। ठीक है, अब मान लो कि मैंने तुम्हें बोला कि अब मेरे पास लूप नहीं है, मेरे पास एक आर्क है, एक आर्क है जो मान लो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ऐसे ऐसा सवाल मैंने पूछ लिया तुमसे, तुम ऐसा समझो कि ऐसा सवाल मैंने तुमसे पूछ लिया कि मुझे एक पॉइंट है, ठीक है, ऐसा समझो तुम, देखना ध्यान से बेटा, ठीक है, ये एक ऐसा लूप है कोई, ठीक है बेटा, ऐसा कोई लूप है जो यहाँ पर एंगल बना रहा है, मान लो कितना, पाई/3, ऐसा समझ लो तुम। अब इसके वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे, ठीक है, मान लो ऐसे कुछ करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें, कैसे निकालेंगे बेटा, तरीका तो वही होना चाहिए हमारा, है ना, जो हमने पीछे यूज किया। तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा सारी चीजें तो हमने निकाल ही ली। देखो यहाँ तक तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आ रहा है, हमें डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है और प्रॉपर लिमिट्स के साथ। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो तुम क्या लिखोगे पता है, तुम्हें लिखना चाहिए बी नेट जो होगा वो क्या होगा, देखो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू पाई/3, ये होना चाहिए। तो अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि ये अब ये एंगल पाई/3, क्योंकि जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे बेटा, सोच के देखो, 0 से पाई/3 तो यहाँ पे पाई/3 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास इंटू पाई/3। तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मान लो कि मैंने इस एंगल को पाई/3 ना लिख के थीटा लिख दिया, थीटा लिख दिया, तो क्या होगा, ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा। तो अगर हमारे पास कभी भी कोई आर्क मिल जाएगा, सर्कुलर आर्क, है ना, जिसके सेंटर पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और ये दूरी अगर अपने को मान लो आर दे रखी है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, ये होगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा। समझ आ रही है बात बेटा अपने को, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी मन में, कोई सवाल किसी भी तरह का तो बता दो, है क्या? नो सर, आगे समझ में। बहुत बढ़िया। तो ये हमने सर्कुलर लूप के बारे में भी बात कर ली, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो बेटा, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें वो बताया इसने, है ना, एक तरीका बताया जो हम थंब वो जानते हैं, राइट हैंड थंब रूल, कि थंब अगर मैग्नेटिक फील्ड की वो बता रहा है, क्या चीज, सॉरी, थंब अगर करंट की डायरेक्शन बता रहा है तो फिंगर समझी डायरेक्शन में कर्ल कर रहा है, वो क्या बता रहा है बेटा, फिंगर समझी डायरेक्शन में कर्ल कर रहा है, वो क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। और वही अगर मैं एक सर्कुलर लूप के बारे में बात कर रहा हूँ तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में मैं कर्ल कर रहा हूँ वो अगर करंट की डायरेक्शन है तो थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप। समझ रहे हो, जैसे तुम ऐसे करके देखो कहीं पर भी, इस सवाल में ही देखो तुम कि अगर इसमें जो करंट फ्लो रहा है वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमने फिंगर्स कर्ल करो, तो थंब किधर आएगा, बाहर की तरफ, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। क्या यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। तो ये वाला जो रूल है ना कि मतलब फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर लो, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो थंब तुम्हें बताएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा इनसाइड द लूप, ठीक है, लूप के अंदर बताएगा तुम्हें, बाहर नहीं बताएगा। समझ रहे हो मेरी बात, ये लूप के अंदर बताएगा, सिर्फ बाहर नहीं बताएगा। तो ये सिर्फ लूप के अंदर की बात है, ठीक है, लूप के अंदर के लिए हम ये वाला रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना। तो जैसे बेटा हमने वो निकाली थी इलेक्ट्रिक, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ रिंग, जो हमने निकाली थी, याद है तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे तब,
बोलो, तुम्हें याद नहीं है? ये वैसा ही आ रहा है, देखो तुम देखोगे बेटा, यहाँ पे हर जगह एन यूज करा हुआ है इन्होंने। एन इसलिए यूज करा हुआ है क्योंकि एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। ये हमें इन कॉइल्स में भी यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मान लो कि यहाँ तो हमने एक ही टर्न की बात करी तो ठीक है, अगर ज्यादा टर्न्स होंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये होती है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर ओवर 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लूप पर कहोगे तो मैं डिराइव करा दूंगा, रुक जाओ करते हैं आओ। ध्यान से बेटा देखना कैसे डिराइव करते हैं ये भी, है ना। क्योंकि कई बार ये होता है ना बेटा कि हमसे पूछ लिया जाता है, समझ रहे हो, कि डिराइव मतलब डिराइव करने को तो नहीं, पर ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा जिसमें तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा, तो फिर क्या फायदा, है ना। तो इसके लिए आओ देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा ही, है ना। तुम्हें होमवर्क देता हूँ ये मैं, ठीक है, तुम्हें घर से करके लेके आना है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे करना है, फिर बाकी तुम्हें करके लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेटा, ये मान लो हमारा लूप है, ठीक है। ये एक लूप है हमारे पास, ठीक है। और इसमें हम कह रहे हैं कि करंट जो है वो किधर बह रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बह रहा है किधर से, जब इधर से देख रहे हैं तब बेटा, ध्यान रखना, नहीं तो फिर दूसरी तरफ से अपने को ये ना लग जाए। जब इस तरफ से देख रहे हैं ना, ये ऑब्जर्वर है, इधर से देख रहे हैं तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो तुम ऐसा सोचो कि तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मान लो किसी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, सोचो कैसे निकालेंगे बेटा। तो हम ये कहते हैं कि मान लो कि इस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बी, पी मान लेता हूँ इस पॉइंट को, यहाँ पर तुम्हें बी नेट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो कैसे बताओगे, तो हम क्या करते हैं बेटा कि हम सबसे पहले तो लूप बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। और क्या करते हैं कि इस लूप से किसी ऐसे एक्स दूरी पर, ऐसा समझ लो तुम, इस ये जो लूप है बेटा, इसका रेडियस अपने को दे रखा है आर, ठीक है। और आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है ना। अपने को इस पॉइंट पर क्या बतानी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बताएं, छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ चूज करा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आर वेक्टर है वो कौन सा आएगा बेटा, सोच के देखना। देखो ये होगा क्या, आर वेक्टर। और डीएल जो है वो किस डायरेक्शन में, देखो अगर करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, अगर करंट इसमें क्लॉकवाइज बह रहा है एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, यार करंट क्लॉकवाइज बह रहा है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इसमें करंट क्लॉकवाइज बह रहा है ऐसे, तो करंट यू, तो इस पॉइंट पर की अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पर करंट किधर होगा बेटा, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो डीएल की डायरेक्शन भी वही होगी, और ये आर वेक्टर होगा, ये हमारा आर वेक्टर होगा। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन किधर आएगी, सोच के बताओ। डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन किधर आएगी बेटा, डीएल है अंदर की तरफ, डीएल ध्यान से सुना, डीएल जो है वो अंदर की तरफ है और आर ऐसे है। तो डीएल क्रॉस आर करो तो ऐसे आ रहा है क्या, नीचे की तरफ। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, ध्यान से सुनना बेटा। क्या मैं कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसी होगी। और ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये कितना होगा, ये होगा क्या एंगल, 90 डिग्री, बोलिए। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल हमारा थीटा है बेटा, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल हमारा थीटा है, सोच के देखना यहाँ से, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अब एक और चीज सोचो कि अब ऐसा ही एलिमेंट अगर मैंने नीचे चूज करा, तो इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, इसमें करंट बाहर आ रहा है, इसमें जो करंट आ रहा है वो किधर आ रहा है बेटा, बाहर आ रहा है ना। और जो आर वेक्टर है वो कैसा होगा, देखो आर वेक्टर ऐसा होगा। तो जो नीचे वाला एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी बेटा, बताओ मुझे। डीएल क्रॉस आर, इधर जा रहा है डीएल क्रॉस आर इस तरफ, मतलब ऐसे। बताओ बेटा समझ आ रही है बात अपने को। और ये जो होगा ये ऐसे जाएगा, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी, इसे भी लिखता हूँ, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी, इसे भी लिखता हूँ। अब तुम सोचो कि ये एंगल थीटा है बेटा, ठीक है। तो अब एक्चुअल में ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये मैं बना रहा हूँ आर वेक्टर से एंगल थीटा बना रहा हूँ, ठीक है। और ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड है ये किसके परपेंडिकुलर है बेटा, ये वाली इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर है।
और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बेटा, ये वाला एंगल। और वैसे ही अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा। समझ आ रही है मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? हाँ बेटा बोलो, ये बात समझ आ रही है अपने को? कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। नो सर, आ रही है। है ना, आ रही है ना बात समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी ही हो रही है। ठीक है, अब तुम सोचो कि मैं तुमसे ये कह रहा था बेटा कि इस वाले एंगल की बात कर रहा था मैं, है ना, इस वाले एंगल की बात। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। बोलो, ये जो लाल वाला बनाया मैंने, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। क्यों क्यों परपेंडिकुलर है बेटा? क्योंकि डीबी जो है वो क्या होता है, आर क्रॉस डीएल होता है ना, तो आर और डीएल दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो क्या ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा? सोच के बताओ। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, इसका जो, अब सोचो कि हर एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी बेटा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रही है, सुनना ध्यान से, जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रही है अंदर की तरफ, है ना, इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो तो ऐड हो रहा है ना। परपेंडिकुलर वाले कैंसिल आउट होंगे। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूँ कि एक ये मैग्नेटिक फील्ड और एक ये मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा? सोच के देखो। क्योंकि इस तरफ अच्छा आएगा डीबी साइन थीटा और इस तरफ आएगा डीबी कॉस थीटा। बोलो। ये भी डीबी cos थीटा, ये भी डीबी cos थीटा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या मुझे लिखना चाहिए कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी कैंसल्ड, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बेटा? कैंसल कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट विल बी नहीं, विल गेट कैंसल्ड। विल गेट कैंसल्ड आउट, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें इंटीग्रेट किसे करना है? मतलब अगर मैं डीबी एक्स और डीबी वाई की बात करूँ, डीबी एक्स कितना है बेटा? डीबी साइन थीटा। और डीबी वाई कितना है? डीबी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? ये वाला कंपोनेंट कैंसल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचेगा बेटा? सिर्फ साइन थीटा वाला। तो अगर अपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है तो हमें क्या करना चाहिए बताओ? अगर मुझे बी नेट की बात करनी है तो बी नेट क्या होना चाहिए बताओ? सीधा सीधा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। बोलिए। यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड डीबी साइन थीटा, अब देखो डायरेक्शन वगैरह हमने निकाल लिया है ना, अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालनी है बेटा, है ना। तो अगर मैं डीबी की बात करूं, डीबी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी की बात करूं, तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी कितनी होगी बताओ? म्यू नॉट, म्यू नॉट आई, वैसे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा ओवर, ये दूरी कितनी दी थी मैंने? ये वाली दूरी अभी लिखी नहीं क्या मैंने? ये वाली दूरी बेटा अगर x है और ये इसका रेडियस अगर तुम r मान लेते हो, तो ये क्या होगी बताओ? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये उसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ, है ना। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो बताओ मुझे? साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा? साइन थीटा क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू भी पुट कर देता हूं मैं, है ना। तो यहाँ से जो हमारे पास डीबी की वैल्यू है वो देखो कितनी है, ध्यान से देखना बेटा। म्यू नॉट, सॉरी, म्यू नॉट बाई 4 पाई तो ऐसे ही रहेगा, है ना। और क्या करें, डीएल को भी ऐसे ही रहने देते बेटा, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट है, तो डीएल को मैं अभी मैं चेंज नहीं कर पाया, है ना। तो क्या लिखूंगा देखना, ध्यान से देखते रहना बस तुम। मैं लिख रहा हूँ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूँ और साइन थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी बताओ, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 स्क्वायर रूट होगा इसका। तो यहाँ से जो हमारे पास छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी आई वो कितनी आई देखो, वो हमारे पास आ गई म्यू नॉट आई आर ओवर 4 पाई, बोलो,
4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बेटा 3/2। ठीक है, ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मतलब छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये एक्चुअल में डीबी साइन थीटा है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये डीबी साइन थीटा। मैंने देखो मैंने यहाँ साइन थीटा जो लिखा, तो ऐसा समझो तुम कि मैंने ये डीबी साइन थीटा ही लिखा है बेटा, डीबी नहीं, क्योंकि डीबी वाले केस में जो ये थीटा आता है वो किसके किसके बीच का एंगल होता है बताओ, डीएल और आर के बीच का एंगल। तो डीएल और आर के बीच का एंगल तो यहाँ पे हमेशा 90 है, सोच के देखो, है ना, क्योंकि डीएल इधर है और आर ऐसे है, तो मतलब दो लाइनें, अगर मान लो एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, समझ लो आप, एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो हर जगह जहां पर भी ये लाइन बनाओगे, ये वाली लाइन ऐसी ही रहेगी, है ना। यहाँ अगर कहीं बना, जैसे नीचे अगर तुमने बना लिया, जैसे उस तरफ वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ बेटा, देखना ध्यान से, कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो इधर पीछे वाला जो पॉइंट है ना, पीछे वाले पॉइंट पे करंट ऐसे होगा नीचे की तरफ, बोलो, और आर जो होगा वो कैसा होगा, ऐसा। तो हमेशा जो डीएल और आर है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री ही है। ठीक है, तो मैंने वो साइन थीटा साइन 90 में हटा दिया, यहाँ पर ये वाला साइन थीटा लिखा है मैंने, तुम ऐसा समझो। ठीक है, ठीक है बेटा, तो मुझे यहाँ पर इसे डीबी साइन थीटा लिखना चाहिए। ठीक है, तो डीबी इंटू साइन थीटा की जो मतलब ऐसे डीबी एक्स लिख लेता हूँ, है ना, डीबी एक्स लिख लेता हूँ, डीबी एक्स की वैल्यू यही आएगी बताओ। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, बी नेट की बात अगर मुझे करनी है, तो बी नेट क्या लिखूंगा बताओ, इंटीग्रेशन इसका, तो क्या इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो म्यू नॉट आई, यहाँ डीएल भी लिखना है अपने को, है ना, म्यू नॉट आई आर डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको बेटा, डीएल को। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा बताना, डीएल क्या है, ये छोटी सी लेंथ है ना इस रिंग के ऊपर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 पाई आर, बोलो। तो जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आई वो कितनी आएगी, देखना ध्यान से, म्यू नॉट आई आर ओवर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डीएल का इंटीग्रेशन कितना बेटा 2 पाई आर, क्या 2 पाई इसे मार देगा, यहाँ 2 बचेगा, और ये आर इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या आर स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या अब मैं यहाँ से आपको ये लिख के बता सकता हूँ कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी हमारी वो कितनी आएगी, देखना ध्यान से बेटा, जो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई किसकी वजह से, एक्सिस पर, किसके एक्सिस पर बेटा, लूप के, सर्कुलर लूप के। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आई वो कितनी है बताओ, वो हमारे पास आई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो, ये बात समझ आई है अपने को, कोई दिक्कत है तो बता दो बेटा। ये हमारे पास नेट आ गया मैग्नेटिक सर। फील्ड आई है, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास क्या आई है बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, एक रिंग के, कहाँ पर, एक्सिस पर, है ना, एक सर्कुलर रिंग है उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आई। ठीक है, और आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी नहीं, मतलब डायरेक्शन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्या करो, मैंने क्या बोला आपको, यूं फिंगर्स कर्ल कर लो, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना ऐसे ऐसे घूम रही है ना करंट, यूं यूं, तो उस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कर लो, थंब जो तुम्हें देगा वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द लूप, तो देखो इनसाइड द लूप इधर ही है ना, समझ आ रही बात, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, तो ये डायरेक्शन है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो अब आप ऐसा समझो कि अगर मैं आपसे इसे थोड़ा मैं कंपेयर अगर करने की कोशिश करूं किसी चीज से, तो देखो मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये बहुत बड़ा लिख दिया मैंने। अगर मैं कंपैरिजन की बात करता हूं, तो सोचो कि मान लो कि मेरे पास कोई एक ऐसा लूप है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लो कि मेरे पास कोई एक ऐसा लूप है। ठीक है, कोई ऐसा, ठीक है, तुम ऐसा समझ लो, और अगर मैं इधर से देख रहा हूँ बेटा, अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो अगर इधर बैठा है ना, वो अगर इधर देख रहा है, तो उसे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर लगेगी बेटा, सॉरी, उसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर कहेगा वो, सोचो कि अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट बह रहा है, ऐसा समझो तुम कि अगर इसमें जो करंट बह रहा है वो क्लॉकवाइज बह रहा है। ठीक है, अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज बह रहा है, तो आप क्या कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर है, इसके इस तरफ, मतलब इधर से अंदर की तरफ जाती हुई है ना, और इसके दूसरी तरफ देखोगे तो इस तरफ होगी क्या मैग्नेटिक फील्ड, सोच के बताना बेटा, या उस एक ही तरफ होगा डायरेक्शन, सोच के बताओ। बोलो, इस तरफ ही होगी मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये भी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों इस तरफ ही होगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला बेटा कि जो ये लूप है ना, लूप का जो इधर वाला साइड है ये किसके जैसे एक्ट करता है बताइए? नॉर्थ पोल के जैसे एक्ट करता है, और ये वाला साइड जो है ये साउथ पोल के जैसे एक्ट करता है। ठीक है, ये तुमने बचपन में भी पढ़ा होगा कि मान लो कि अगर मैं इसे ऐसे रख दूं, टॉप व्यू, मतलब मैं इधर से जो देख रहा हूँ तो मैं अपने लिए टॉप व्यू बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं टॉप व्यू बनाऊंगा तो मान लो ये हमारे पास क्या है, ये लूप है हमारी। ठीक है, और टॉप व्यू बना रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से करंट जो है वो क्लॉकवाइज बह रही है ना? तो ये वाला जो साइड होगा ये कैसा होगा हमारा बेटा? ये हो जाएगा साउथ पोल। ऐसे करके बनाते थे हम 10वीं में, याद है आपको? ये हाँ साउथ। सर। बहुत बढ़िया। और वही अगर मैं दूसरी साइड से देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा समझो तुम कि जो एक साइड है बेटा, इसे मैं कह देता हूँ ये हमारा साइड 1 है, और ये वाला जो है ये हमारा साइड क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये जो मैं बना रहा हूँ फोटो, ये क्या है, ये कौन सी साइड के लिए बेटा? ये साइड 1 का है ना, और ये किसके लिए है? ये साइड 2 का है। और ये है क्या एक्चुअल में? ये है टॉप व्यू। ठीक है, ये है हमारे लिए क्या चीज? टॉप व्यू। अच्छा, तो इस वाले की बात करते हैं। देखो इसमें जो करंट फ्लो रहा होगा वो कैसे, इधर से तुम देखोगे तो करंट फ्लो रहा होगा, इसमें किस डायरेक्शन है बेटा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। अगर इधर से देखो, साइड 2 से अगर देखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें? एंटी क्लॉकवाइज करंट बहता हुआ दिखेगा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज बहा लेते हैं यार। तो अब ये कैसे एक्ट करेगा बेटा? नॉर्थ पोल की जैसे, देखो ऐसे और ऐसे। तो ये नॉर्थ पोल की जैसे एक्ट कर रहा है और ये साउथ पोल की जैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी हम कह देते हैं कई बार कि अगर जो हमारा लूप है उसका जो, अगर उसमें इस तरह से करंट बह रहा है तो जो उसका लेफ्ट वाला, राइट वाला साइड होगा इधर वाला, वो क्या कहलाएगा? नॉर्थ साउथ पोल। और इधर वाला क्या कहलाएगा? साउथ नॉर्थ पोल। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई अपने को। और ये हम ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा साइड कौन सा पोल, कौन से पोल के जैसे बिहेव करेगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्या बेटा कि जो हमारा सर्कुलर लूप है वो एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, बहुत पतला बार, बहुत पतले बार मैग्नेट की जैसे, कह सकते हैं हाँ ना सर। हम? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक बात समझ आ गई अपने को? कोई परेशानी है बेटा तो बता दो बस मुझे, है कोई क्या? परेशानी नहीं है सर। बहुत बढ़िया। चल, तो ये देखो यही है लूप एज अ मैग्नेट। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, है ना? अपने को सवाल करने हैं, है ना? तो बेटा अगली क्लास में हम सोलेनॉइड पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। समझ आया तुम सबको? कोई दिक्कत है बेटा तो मुझे बता दो बस। अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी, कुछ सवाल आ रहा है मन में तो बताओ मुझे, है क्या कोई दिक्कत बेटा अपने को? नो सर। बहुत बढ़िया। हाँ सर। चलो ठीक है बेटा, ओके।